आपने बुलाया। सीधे विषय पर आते हैं। मणिपुर का जो मामला है उसमें दो तीन पहलू हैं विजय जी। एक तो कानूनी पहलू है, एक राजनीतिक है, एक सामाजिक है। पहले हम कानूनी पहलू को समझ लें। एक घटना होती है ऐसे राज्य में जिसमें असंतोष फरवरी मार्च के महीने से शुरू हो गया था। शासन प्रशासन सबको मालूम था कि दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ रहा है और ये हिंसक हो सकता है आगे चल के। जब घटना हिंसा की कगार पर पहुंचा राज्य, तब ये घटना 3 या 4 मई की बताई जाती है। 4 मई का इसका केस रजिस्टर हुआ। सबसे पहली बात कानूनी पहलू यह है कि इतना बड़ा मुकदमा, इतने दिनों तक इतनी बड़ी घटना, इतनी अमानवीय, इतनी अमानुषिक, इतनी पैशाचिक घटना देश और समाज की निगाहों से छुपा कर रखी गई। और ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा विजय जी, सायास ऐसा किया गया। स्थानीय प्रशासन ने, शासन ने, मणिपुर की सरकार ने और केंद्र सरकार ने, इसमें से कोई बरी नहीं है। सबने इसे छुपाने की कोशिश की। जब हाल ही में संसद के सत्र के एक दिन पहले जब ये सामने आया, तब भी सरकार ने, देश के मुखिया ने 36 सेकंड अपनी बात मणिपुर का नाम लेकर कह दी जी। तो कानूनी पहलू यह है कि ये घटना इतने दिन तक छुपी नहीं रहना चाहिए थी, क्योंकि अपराध अगर किसी ने किया है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। अगर आपकी भाषा में बताया कि नहीं है तो छुपा क्यों रहे हैं अपराध को जी। मैं इसका एक तकनीकी पक्ष और है जो हम लोग क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में रहे हैं जी। किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो हर घटना अगर पुलिस की निगाह तक होती है, उसका कोई एफआईआर होती है जी, तो जो जिला होता है उसकी जिले की पुलिस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी होती है कि राज्य की राजधानी में एक एसएसआर होता है, स्टेट सिचुएशन रूम। उस एसएसआर को हर जिले से बड़ी घटना, छोटी घटना, सबकी जानकारी पहुंचाई जाती है जी। और उस स्टेट सिचुएशन रूम की राज्य नियंत्रण कक्ष कहते हैं उसको, स्टेट सिचुएशन रूम। उसकी जिम्मेदारी है वो केंद्र को बताए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताए। और एक ऐसा राज्य जो सामुदायिक हिंसा का शिकार है, वहां की तो हर घटना को लेकर जी, न केवल उस राज्य का जो पुलिस कंट्रोल रूम है, जो पुलिस मुख्यालय है, जो एसएसआर है, वो हाई अलर्ट पर होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी होगा। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि 77 दिन तक ये जानकारी केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं थी जी। वे बराबर के इसमें गुनहगार हैं। अब सवाल इसका सामाजिक और राजनीतिक जी। राजनीतिक पहलू यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र में है वही सत्ताधारी पार्टी मणिपुर की सरकार संभाले हुए जी जी। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी कहते हैं, उसके होते हुए क्यों इस घटना को छुपाया जा रहा है? क्या जो आरोपी हैं इस घटना के जी, जो भी दरिंदे हैं महिलाओं को इस तरह से बेइज्जत करने वाले, क्या वे इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? क्या वे इस राजनीतिक दल से संबद्ध है? अगर नहीं है तो क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी या मणिपुर की सरकार को किस तरह से मुंह छुपाने की, इस तरह से कार्रवाई न करने की? तीसरा है इसका सामाजिक पहलू जी, जिसमें वो आगे की बात आती है जो आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके खिलाफ उस तरह से आवाज समाज में क्यों नहीं उठ रही? क्यों नहीं पूरे देश में सारे सामाजिक संगठन, पत्रकार, प्रोफेसर, राजनेता, अधिकारी, शिक्षक सब उठ खड़े क्यों नहीं हो रहे जी? ये तो स्त्री की अस्मिता का प्रश्न है। नार्यस्य पूज्यन्ते का आप तो देश है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते जी। इसके पीछे इसे डाइल्यूट करने के लिए जिस तरह झूठ का एक तंत्र अपना काम करना शुरू कर चुका है, जिसने पश्चिम बंगाल की एक झूठी घटना फैलाई, मणिपुर को लेकर एक फेक न्यूज पहले फैलाई गई, कहा जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया थी, वो खबर भी झूठी थी जी। फिर ये फैलाया गया कि इस घटना का मुख्य आरोपी एक मुसलमान था। तो ये सारे पहलू मिलकर ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें बराबर से अपराधी है। वे न केवल घटना को रोक पाने में नाकाम रहे, बल्कि घटना होने के बाद जी, जो कानूनी कार्रवाई उन्हें करना चाहिए थी वो करने में भी वे पूरी तरह से विफल रहे हैं जी। जी देखिए, विफलता हो सकती है, आप विफल हो सकते हैं, मैं विफल हो सकता हूँ। और जब भी आप कोई काम करते हैं, सफलता असफलता लगी रहती है। लेकिन मसला ये है कि जब आप जनता के बीच अब हो गया है, होने के बाद में आप अगर तब भी कार्रवाई करें, अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। लेकिन अगर आप इस पे उतारू हो जाएं कि आप डाइवर्ट करें, ये करें, फेक वीडियो डालें, एक साथ 4 राज्यों की तरह चर्चा करने लगे, तो ऐसा लगता है कि आपकी रुचि इस मामले में सिर्फ उन जो लोग वहां पे हिंसा को अंजाम दे रहे हैं उनसे ध्यान बटाने
और उनको मदद करने की है। और ये अपने आप में अलार्मिंग है। क्या इसके पीछे ये वजह है कि एक संस्था लगातार वहाँ सक्रिय रही है, वहाँ पे उसने लगातार बहुत सारे दिनों से अलग-अलग मसले उठाए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राम माधव कहते हैं कि वहाँ पर जो मैतेई हैं उनकी ज़मीन का मसला है, इसके कारण झगड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कुछ सवाल खड़े करती हैं और सोचने को मजबूर करती हैं। देखिए राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार घटना को नहीं रोक सकती। अपराध तो समाज में सब जगह होते रहते हैं, हर राज्य में होते हैं। जी, इसको दलगत विचार से ऊपर हटकर देखने की जरूरत है। जी, लेकिन अपराध की प्रकृति, उसके पीछे जो ताकतें हैं, वे एक किसी इंडिविजुअल क्राइम को, मान लीजिए किसी एक राज्य में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए जी, और दूसरे राज्य में पूरा एक समुदाय, एक जाति या एक धर्म जी, हिंसक होकर सामूहिक हिंसा पर होता है, तो इन दोनों चीजों में अंतर है। जी, अगर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना करना चाहते हैं त्रिपुरा से, अर्थात वे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। कौन सा दुनिया में ऐसा भौतिक तुलना होगी, कौन सा ऐसा फिजिकल बैलेंस है, कौन सी तराजू है जिसमें आप मणिपुर को और राजस्थान को, या मणिपुर और छत्तीसगढ़ को, मणिपुर या पश्चिम बंगाल को एक साथ रख सकते हैं। घटनाएं कहीं भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी हो रही है ऐसा, वो भी निंदा नहीं है। लेकिन क्या इन तीनों में से कोई राज्य 80 दिन से 82 दिन से लगातार जल रहा है? क्या इन राज्यों में पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियार, जी, गोला बारूद, कार्ट्रिज, 6 लाख कारतूस गिरजे से लूट लिए गए हैं सुरक्षा बलों के मणिपुर में? और वो ऑटोमेटिक जी, और वहां पे सरकार कहती है कि भैया अपने आप आओ, खाने के बाद यहाँ इस जगह रख के चले जाओ यार, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और यही लोग इसी तरह से कुछ कुकी उग्रवादी जो हैं उनको आपने पहले जेल से छोड़ा, उनके एक पूरा एक कार्यक्रम जिसमें उनको आर्थिक मदद दी आपने रिहेबिलिटेट करने के लिए, और उन्होंने आपको 2018 में चुनाव में मदद की। तो ये सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं। तो आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो कम से कम उनको मत बचाइए। बिल्कुल। देखिए, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी यह है कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ा राज्य किसी बड़ी सामूहिक हिंसा में से गुजर रहा है, राज्यपाल कह रहे हैं मैंने तो ऊपर बता दिया था, गिरिजा जी आप कल्पना कर सकते हैं ऊपर माने क्या? किसी राज्य के राज्यपाल से ऊपर कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उन्होंने किसे बता दिया था? और अगर इतने दिन पहले उन्होंने बता दिया था। दूसरा, मणिपुर की सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महिला आयोग को विधिवत मेल करके 38 दिन पहले इस घटना को बता दिया था। तो इतने दिन तक घटना को छुपाया रखने की कोशिश और भी कार्रवाई न करना, ये चिंताजनक बात है। ऐसा नहीं है कि इस देश में इससे पहले घटनाएं नहीं हुई हैं। कांग्रेस की सरकार के समय भी इसी तरह की घटना पूर्वोत्तर में हुई थी। पीवी नरसिंह राव ने अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। यहाँ तो ये नौटंकी चल रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा लेकर निकलते हैं, उसके सहयोगी, और भीड़ इस्तीफा फाड़ देती है। फाड़ती भी ऐसे ही उसको दोबारा लगाकर फोटो सोशल मीडिया पर डाली जा सके। प्रधानमंत्री ने आज तक राष्ट्र के नाम संबोधन देकर राज्य में शांति बहाली की कोई अपील नहीं की। मन की बात हर इतवार को करते हैं, एक राज्य के लिए इतना नहीं कह सकते प्रधानमंत्री। गृह मंत्री भी गए वहां पे, चूंकि वो बगल के राज्य में जा रहे थे तो उनको वहां जाना पड़ा। 2 दिन के लिए गए, लौट के आने के बाद उन्होंने एक शांति समिति बना दी। वो शांति समिति में कुकी लोगों ने कहा कि हमें आप पे विश्वास नहीं, और उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। अब स्थिति यह है कि वहां पे आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कुकी की तरफ से, तो वो शांति स्थापना कैसे करेगी? और जो वहां के जो मौजूद लोग हैं, जो ऐसे वहां पे संगठन थे जिनकी लोग बात मानते थे, उनको धीरे धीरे करके आपने खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो मैतेई लिपुन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको माना जाता है कि वो सपोर्टेड है लेफ्ट राइट विंग की तरफ से, उसके चीफ ने करण थापर के इंटरव्यू में बैठ के बहुत हिंसक बयान दिए एक कम्युनिटी के खिलाफ। उन भड़काऊ बयानों के 1 महीने बाद आप एफआईआर कर रहे हैं, और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी देखिए किसी की नहीं हो रही है, देखा जाए तो इतने दिनों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, सिमिलर इंसिडेंट। उनका स्पष्ट कहना है कि ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं हुई। ऐसी ही का अर्थ क्या हुआ? यानी स्त्रियों के साथ कितनी हिंसा हुई है, ऐसी घटना हुई है, ऐसी और भी घटना है। द वीक ने कल रिपोर्ट किया है गिरिजा जी, 8 ऐसी घटनाओं की शिनाख्त तो द वीक ने कर दी है।
मुख्यमंत्री सैकड़ों घटनाओं की बात कर रहे हैं, किनकी गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जरूरत नहीं उठाई। अगर सारी पार्टियों का एक डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां जाता, लोगों से बात करता, हर हिंसा का अंतिम समाधान तो शांति ही है। हमारे इस देश के इतिहास में पूर्वोत्तर की अनेक ऐसी घटनाएं देखी हैं। लंडेगा से समझौता हुआ, पंजाब में सिख समझौता हुआ, असम में समझौता हुआ राजीव गांधी के समय। क्या वहां शांति कायम नहीं है उसके बाद से आज तक? 100 लोग, बातचीत के जरिए निकाले जा सकते। पाठक जी, 100 लोग, 100 एफआईआर रोज हो रही मणिपुर में, जिसमें से 30 से 35 महिलाओं के साथ ज्यादती वाली। ये सरकारी आंकड़े, और इन सरकारी आंकड़ों के बावजूद आप सोचिए, मतलब हंसी भले ही आती है, लेकिन ये शर्म की बात है, क्योंकि इस देश में जिस तरह से ये स्टेट चलाया जा रहा है, ऐसा तो कहीं उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद भी अगर ऐसा चल रहा है, तो कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि प्रधानमंत्री उस मोड से बाहर निकले, पॉलिटिकल मोड से, और अपना राजधर्म निभाएं, वो उस रोल में आ जाएं जो कि एक रोल है प्रधानमंत्री का। तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। लेकिन राजधर्म की अपेक्षा हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था 2000 की घटनाओं के बाद राजधर्म निभाइए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपने नेता प्रधानमंत्री की बात को चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में काट दिया था और बहुत ही अशालीन तरीके से कहा था, मैं तो राजधर्म का पालन कर रहा हूं। उस दिन इस देश को समझ जाना चाहिए था कि इनका राजधर्म में कोई विश्वास नहीं है। अगर राजधर्म का के प्रति उनकी कोई आस्था होती तो उस दिन भी संसद के दरवाजे पर वे राजनीतिकरण नहीं करते इस घटना, इस राज्य की घटना का, इतनी बड़ी घटना का। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, यूरोपीय संघ को बदनामी का ज्यादा डर लगता है कि जब वहां जाएंगे, गले मिलेंगे, तो सामने वाला कुछ पूछ न ले। बाकी कुछ भी होता रहे घर में, पता नहीं चलना चाहिए, घर की बदनामी नहीं होनी चाहिए, बहू को रोज पीटेंगे। अब वहां पे यूरोपियन की संसद में मसला उठ गया, ब्रिटेन की संसद में मसला उठ गया, और वहां पर जो मसला उठ रहा है उसमें अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है? क्या सरकार कुछ इसमें मुस्तैदी दिखाएगी? क्या ऐसे ही सब चलता रहेगा? बहुत कॉन्फिडेंट है कि 2024 में कुछ भी करके जीती जाएंगे। देखिए, वो अपने मन में कॉन्फिडेंट बाहर से दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर वे भी जानते हैं कि अब असंतोष देश में बढ़ रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बजाय एक्शन लेने के, हो सकता है इससे बड़ा कोई दूसरा प्रोपेगेंडा भी खड़ा कर दें। जैसे अब मुसलमान का कोई बहुत नया मुद्दा लिया है, जैसे उनके आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल ने कोशिश की पिछले 3 दिनों में, इस घटना के आने के बाद आरोपी को मुसलमान बता दिया, बंगाल की घटना ले आए, छत्तीसगढ़ की ले आए, राजस्थान की ले आए। मैं कह रहा हूं जिस भी राज्य में हिंसा हो रही है वहां के बारे में बात होनी चाहिए, क्यों नहीं राजस्थान की बात होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की होना चाहिए, लेकिन उन घटनाओं को मणिपुर के पलड़े में तो नहीं रख सकते बराबर। मणिपुर के सामने जिक्र मत करिए ना, ऐसे का जिक्र मत करिए ना, कि अगर आप कहेंगे देखो चोर चोर चोर, तो कहें देखो परसों की चोरी हुई थी, परसों की चोरी हुई थी, छोड़ दो जाने दो उसको। इसलिए बिल्कुल यही उनका है, हर चीज में वे अतीत की किसी घटना को सामने लेकर आ जाते हैं, या वर्तमान में दूसरी पार्टी की जहां राज्य सरकार है उसे सामने रखकर, और कुछ नहीं तो चार फेक घटना निकाल देंगे, 4 फेक घटना आपके सामने फेक। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार फेक ही निकाल रहा है। एएनआई ने जो खबर जारी कर दी किसी पुलिस के स्टेटमेंट के आधार पर, और उनकी आईटी सेल के बड़े बड़े ट्विटर पर जो बड़े बड़े उनके हैंडल्स हैं उन्होंने शेयर कर दिया, लेकिन वो तो पहुंच गया ना पूरी दुनिया में व्हाट्सएप पर। हाँ, एक बार निकल जाता है तो फिर उसके बाद में आप उसका सही, हाँ वो तो रक्त बीज है, वापस नहीं आ सकता। एक से हजारों करोड़ व्हाट्सएप में पहुंच गया होगा कि असम की घटना का, मणिपुर की घटना का मुख्य आरोपी अब, हाँ, आज वो एएनआई ने खंडन पे कर दिया, कोई नहीं मानता, वो कर्तन कहीं धोने में चला जाता है। आज तक वो राहुल गांधी जो है मशीन में आलू निकाल रहे हैं और दूसरे से सोना डाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। रहती दुनिया तक, कयामत के दिन तक उस झूठ का प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती गिरजेश जी यही है कि वर्तमान में हमारे देश में एक खास विचारधारा, सत्ता में बैठे लोग नफरत और झूठ के सहारे अपनी पूरी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं,
ये ज्यादा खतरनाक है। अब होगा क्या आगे, इसका रेमेडी क्या निकलेगी, क्या किस तरह से रास्ता निकलेगा? भाई देश के लोगों को तो कुछ सॉल्यूशन मिला, भाई जो नेता जैसा है वैसा बना रहे, पार्टी ऐसी बनी रहे, हम और आप कैसे कुछ पाएंगे? क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, सन्नाटे के पीछे से फिर एक सदा फिर आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। विजय जी, अगर हम आज खामोश रहे तो सचमुच कल सन्नाटा छाएगा। रास्ता आप पूछ रहे हैं, रास्ता है नौकिक न्यूज, जो दरवाजा देश का और समाज का लगातार खटखटा रहा है। रास्ता है गिरजेश वशिष्ठ, रास्ता हम लगातार कह रहे हैं भैया, एक शेयर एक लालच है, एक शेयर जो है एक 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 सरकार पे एक प्रहार है, एक खराब व्यवस्था पे प्रहार है। क्योंकि ये शेयर इसलिए नहीं कि हमको शेयर करके हमारे व्यूज बढ़ाइए, वो तो लोग वैसे ही, आप लोगों को, सब लोग को बहुत प्यार है, लेकिन कम से कम इसको इस जरिए से ये जागरूकता आनी चाहिए जो कोई नहीं बता रहा है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए वाले, जो सैकड़ों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले मीडिया हाउस हैं, डरे हुए हैं या फिर बिके हुए हैं। उस पूरे माहौल के बीच में इन बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी, आपने समय निकाला, और आज आपका पहला अपीयरेंस है। एक तो पहले तकनीकी खराबियों के कारण उसको जो है वो कहीं गड़बड़ हुई है, उम्मीद करते हैं आज सब कुछ ठीक जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।